ज़हूर वटाली, मसरत आलम, नईम अहमद खान, शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक, ये एक ही चार्जशीट है। क्यों इंजीनियर रशीद को रिहा किया गया? अरशद साहब, तो अब अरशद साहब की बात से इत्फाक नहीं नहीं रखते हैं। आर्टिकल इज आर आइडेंटिटी एंड इट हैज टू बी देयर, वी हैव टू गेट इट बैक। पीडीपी तो अजहर साहब, कहीं ये बात सच तो नहीं कि ये सब प्रॉक्सी है बीजेपी के जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पर है? सवाल ये है, जम्मू कश्मीर में अब की बार किसकी सरकार? इस सवाल का जवाब भी हम अपने इन जर्नलिस्ट से जानेंगे। हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट है, इनसे हम ये सवाल भी जरूर पूछेंगे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं PNN। इस समय शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं हूं शादाब आलम और इस समय हम शेर कश्मीर पार्क में हैं और मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में आज 2024 में फिर एक बार असेंबली इलेक्शंस मुनक्किद किए गए। यानी आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने दिल से अपने मुस्तकबिल के लिए अपने उम्मीदवार को चुना। 10 साल के बाद लोगों ने इस इलेक्शन में शिरकत की। कई सारे सियासी जमातों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको बताते चले, इस समय तमाम जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट्स है या जर्नलिस्ट्स है, उनको ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि इस आज के इलेक्शंस में जीत का सहरा सर पे बांध के कौन जाएगा। इसीलिए PNN की टीम ने आज वादी के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट्स को यहाँ पे बुलाया है, जिनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे कि यहाँ अब कौन सी सरकार बनेगी। इस समय हमारे साथ जर्नलिस्ट अजहर साहब है, जो ना सिर्फ एक बेबाक सहाफ़ी है बल्कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। तो अजहर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में आज कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ आए हैं, क्या आप उनकी इस शिरकत को जमहूरियत में एक सूदमंद मानते हैं, या आपको लगता है ये एक साजिश के तहत कश्मीर में अमलाया गया था? देखिए, अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हैं और उन्होंने शिरकत की है, शिरकत करने से उनको कोई रोक नहीं सकता। अब इल्ज़ाम और इल्ज़ाम तराशी जो होती है, वो जब सियासी बैटल इस तरीके की होती है तो उस वक्त ये मामला चलता रहता है। तो कैंडिडेट्स का अब रोक नहीं सकते। हाँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे है, ख़ासतौर से जो कन्वेंशनल रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका यही कहना था कि शायद यहाँ के वोट को डिवाइड करने के लिए इन कैंडिडेट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इनको एनकरेज किया जा रहा है, जिस वजह से जो कन्वेंशनल वोट बैंक है वो किसी तरीके से टूट जाए। तो लेकिन जहां हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो उसमें उसका असर इतना खासा देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी मैंने ये मेरी ओपिनियन रही है, चाहे पार्लियामेंट हो या उसी तरीके का जो असेंबली इलेक्शन हो, एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपीरियंस के दरमियान आज कशमकश चल रही है। वोटर्स जो हमारे हैं वो शायद उसी एक्सपीरियंस को आज आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 2019 के बाद 6 साल के बाद ये इलेक्शंस होने वाले हैं और इसमें वक्फा अगर देखें 2014 के बाद 10 साल के बाद असल में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो उसमें लोगों का शद्दोमत के साथ ये आगे जाकर आना ये दर्शाता है कि वो एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, जो यहाँ पे रह चुकी है, जिनके साथ उनका व्यवहार रह चुका है, जिनको वो समझ चुके हैं, तो उन्हीं को ज़्यादा ये वोट दिया जाएगा। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी हमने देखा कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में सीट्स मिली, और सिंपैथी का बड़ा जो मामला रहा था इंजीनियर रशीद साहब के साथ, उसमें फिर नॉर्थ कश्मीर से वो आ गए। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जम्मू डिवीज़न में भी बीजेपी को भी वहाँ पे लोगों ने पसंद किया और उनको वहाँ पे जितवाया। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो मोटा मोटा अगर ये आपको पता चले कि कैंडिडेट्स का आना जमहूरियत के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, मगर उनका जीत के आना दैट्स अ बिग नट टू क्रैक। एंड मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी एक डिफरेंस इस वक्त कोई क्रिएट कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। 2014 में जब आखिरी बार जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो PDP ने 28 सीट्स हासिल की थी और BJP ने 25 सीट्स हासिल की थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कोalition के बगैर सरकार बनाना इम्पॉसिबल था, जिसके बाद PDP और BJP ने आपस में कोalition कर दी। 2019 तक तो मामला सब सही जा रहे थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया, यहाँ का स्टेटहुड छीन लिया गया, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया गया। तो 2019 में जो कुछ भी हुआ उसका बिल तो PDP के नाम पर भी फटेगा। अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में वो चीज हमने देख भी ली। तो हमारे साथ अभी कश्मीर हेडलाइंस के चीफ एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट अरशद साहब है, इनसे जानेंगे। सर, आप PDP के इस बयान को किस तरह देखते हैं, जो उन्होंने कहा PDP के बगैर यहाँ सरकार बनाना इम्पॉसिबल है?
देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एक बहुत बड़ी बात ये है कि 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। पार्लियामेंट के हवाले से अगर हम बात करें या असेंबली इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, तो एक बात, ये बहुत बड़ी एक बात है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी के हवाले से बात करें, 3 रीजनल पार्टीज़ यहाँ रही है। बहुत बड़ा एक रोल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर अगर हम देखेंगे। तो जब 10 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, तो इसमें एक मेजर रेवोल्यूशन के तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि अब इस इलेक्शन में जमात इस्लामिया के लीडरान ने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसके साथ साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर जो लीडरान रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, न सिर्फ कैंपेन के तौर पर बल्कि उन्होंने वोट भी कास्ट किया है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट अगर हम देखेंगे, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी हमने देखा। तो इससे जाहिर सी बात यह है कि लोग, अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे तो उस वक्त एक अलग सा माहौल एक देखने को मिल रहा था, चाहे हम कांग्रेस पार्टी के हवाले से बात करें या पीडीपी के हवाले से बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें। तो इस इलेक्शन के साथ साथ अगर हम देखेंगे कि लोगों को बहुत एक बड़ी उम्मीद जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने देखा कि 10 साल पहले जो हालात यहाँ पर रही है, अनरेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें या फ्लड सिचुएशन रही है, या इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि जो माजी की हालात रही है, मैं समझता हूँ कि अगर हम सेपरेटिस्ट के साइड से देखेंगे या पॉलिटिकल साइड से देखेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ही स्टेज पर देखने को मिल रहे थे। तो इस बार जो है एक मेजर चेंज आई है। लोगों ने इसीलिए वोट डाला कि यहाँ पर बेरोज़गारी है, लोकल इश्यूज़ ज़्यादा है। तो अक्सर अगर हम देखेंगे कि आजकल के जो नौजवान है, यही वजह रहा कि आपने देखा कि साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें या फिर सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के हवाले से बात करें, यही वजह है कि लोग अब खासकर अगर हम देखेंगे नौजवान तबका जो है वो खुलम खुला अब मैदान में आ गए कैंपेनिंग के तौर पर, और वोट डालने के हवाले से अक्सर यहाँ पर बाइकआउट हुआ करता था। तो नौजवानों का इस इलेक्शन में हिस्सा लेना, लातादाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, आप इसको सूदमंद समझते हैं या एक साजिश के तहत इसे हमलाया गया था? देखिए, एक चीज़ है कि पहले बाइकआउट हुआ करता था। आपको याद है कि हर एक इलेक्शन में 10 साल पहले की अगर हम बात करें 2014 के हवाले से या 16 के हवाले से, तो उसमें बाइकआउट हुआ करता था। हड़ताली कैलेंडर जो है वो जारी किए जाते थे, चाहे उसके अगर हम बैक में कुछ सिचुएशन अगर हम देखेंगे, पॉलिटिकल का भी एक रोल बनता था उसके पीछे, क्योंकि अगर किसी पार्टी को ये लगता था कि हमारी हार है इस इलाके में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ज़रूर न ज़रूर पॉलिटिकल का हाथ उसमें होता था, सेपरेटिस्ट का हाथ होता ही होता था, क्योंकि बाइकआउट चलता था। तो उसके बाद अगर नौजवान सड़क पर निकला, आज इस असेंबली इलेक्शन के हवाले से उन्होंने मदद किया, जो भी, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हम देखेंगे उस कैंडिडेट को या बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से, तो आपने देखा कि 11 बजे 12 बजे रात के दौरान साउथ कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, या आप देखिए कि आज ये जो इलाका है त्राल इलाका जहां पर बड़े बड़े मिलिटेंट कमांडर्स रहे हैं, और न सिर्फ उन इलाकों में बल्कि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने भी वोट कास्ट किया, सो दैट कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। अब इसके आगे अगर आप पॉलिटिकल सेटअप के तौर पर अगर हम लेंगे, तो इंजीनियर रशीद आप इस वक्त मैदान में है, हम समझते हैं कि वो एक इमोशनल वोट है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर इंजीनियर रशीद आर्टिकल 370 के हवाले से बात करता है, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है। 70 साल हमने झेला आर्टिकल के हवाले से, स्टेटहुड के हवाले से, या बाकी जो इश्यूज जो सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो आम लोगों को ये मसाइल है। अगर किसी बाप को अपना बेटा, उसने उसको पढ़ाया, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसके गांव में काम होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर कायम होना चाहिए, आम जनता को उसी के साथ
सारी जो भावनाएं है वो जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 370 के हवाले से बात करें, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई है, वो पॉलिटिकल लड़ाई है। आम लोगों को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब आप देख लीजिए कि टूरिज्म सेक्टर वो भी बढ़ गया है। 11 बजे 12 बजे रात तक आपको आज लाल चौक खुला रहता है, इससे पहले नहीं हुआ करता था। तो अगर हम आर्टिकल 370 के नाम पर वोट यहाँ पर हासिल करते हैं, मैं समझता हूँ कि अब हम फिर 2008-2007 वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। आप मुझे बोलो कि श्रीनगर छोड़ के गाँव में जो पढ़ा लिखा नौजवान होता है उसको आर्टिकल 370 के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसने देखा 70 साल यहाँ पर क्या हुआ मिलिटेंसी के दौरान, चाहे पॉलिटिकल के हवाले से अगर हम बात करें, पॉलिटिकल लीडर और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग और स्टून पेल्टर्स, मैं समझता हूँ ये सारी तबाही जो हुई है इनके बदौलत हुई। अर्शद साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है जो भी सियासी जमातें आर्टिकल 370-35 को वापस लाने की बातें कर रहे थे, वो बस वोट गेन करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए था? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर हम देखेंगे तो ये साफ एक क्लियर डायरेक्शन है आर्टिकल 370 को लेकर, ठीक है। अब इनका कोई मुद्दा बचा नहीं है। आर्टिकल 370 को लेकर ये मैदान में अब लोगों के पास जाते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी इन्होंने यही नारा लगाया, और असेंबली इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करें, आप मुझे बताइए जितनी भी रैलियां इंजीनियर रशीद ने नॉर्थ कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया है, और छोटे छोटे आप देखो कि नौजवान तबका, पढ़े लिखे नौजवान उसके साथ साथ थे, उनको क्या करना है आर्टिकल 370 को, सिर्फ ये धोखा है। अब लोग समझ चुके हैं कि हमें किस लीडर को साथ देना है। जो लीडर लोगों की काम के लिए आगे आएगा वही कामयाब इंशाल्लाह रहमान होगा। क्योंकि आपने देखा कि कितनी तबाही यहाँ पर हुई है। हमारा मौलाना साहिबान मारे गए, छोटे बच्चे मारे गए, आप देखो कि यहाँ पर बस्तियाँ उजड़ गई। अब इसके बाद यहाँ के नौजवान, यहाँ का माँ बाप और तबाही देखना नहीं चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। पॉलिटिक्स की बात चल रही है, पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है, तो हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी यहाँ पे है, फहद अमीन साहब, जिनसे हम एक पॉलिटिकल सवाल ही पूछेंगे। क्या इंजीनियर रशीद साहब का जमानत पे रिहा होना अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? डेफिनेटली फ़ायदे की बात है उनका रिहा होना, और उनका कैंपेन करना, इस शिद्दत से कैंपेन करना कि पूरी नॉर्थ कश्मीर उनके साथ है। आई मीन जो हम देख रहे हैं विजुअल्स में सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग उनके साथ है। उनका जो एक सेंटिमेंट है, आई लाइक टू डिफर विद माय फ्रेंड हियर, जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 इज गॉन फॉर एवर। नहीं, इट कैन नॉट बी, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं नहीं जाएगा, इट विल बी देयर। एंड आप अरशद साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आर्टिकल इज आवर आइडेंटिटी एंड इट हैज टू बी देयर, वी हैव टू गेट इट बैक। आज नहीं तो कल somebody will have to give it back. So you think the politicians who are talking about bring back Article 370, they can do it? नॉट एग्जैक्टली कि मैं नहीं कहता कि वो करेंगे नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी थे यहाँ पर जिन्होंने पहले से बोला कि वी हैव ओनली वन डिमांड ऑफ आर्टिकल 370। जब से इलेक्शन हुआ सब एक ही नारा लगा रहे हैं, आर्टिकल 370। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि दैट इज जस्ट अ फेक थिंग, बट हाँ जो इस पे रहे हैं वो अभी भी उसी चीज पे रहे हैं। आई वुड नॉट नेम एनीवन, बट हाँ कुछ पॉलिटिशियंस है जो इसी बात पे पहले से थे कि वी विल गेट द आर्टिकल बैक, वी विल गेट द 370 एंड 35A बैक। तो उनके साथ हमारी एस्पिरेशंस है, उनके हम फॉलोअर्स हैं। वी डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल वी वांट आवर आर्टिकल बैक। अगर हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात को सुने तो उन्होंने कई बार कहा है, हालांकि पिछली बार वो जम्मू में कैंपेनिंग कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने कहा आर्टिकल 370 हिस्ट्री है, इट विल नेवर बी रेस्टोर्ड। But as far as the Constitution of India is concerned, it can never be history. It is a part of the Constitution. It will remain a part of Constitution. Maybe it will be in a sleeping mode for some time, but yes, it can never be erased from the Constitution of India. बहुत बहुत शुक्रिया फहद साहब। अब जम्मू कश्मीर में कोalition सरकार बनेगी या अकेले में कोई यहाँ अपनी सरकार बना पाएगा? कोalition की ही बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक यंग जर्नलिस्ट भी जुड़े हैं, जर्नलिस्ट सोलिहा, इनसे जानेंगे। सोलिहा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कोalition सरकार के क्या क्या नुकसानात है, क्या क्या चैलेंजेस है?
अगर आपने कोलिशन की बात की, मुझे लगता है जहाँ तक यहाँ पे सियासी हमने माहौल देखा तो कोलिशन गवर्नमेंट ही आएगी, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले अलायंस कर चुके हैं, पहले उन्होंने अपनी सीट शेयरिंग की है और कुछ फ्रेंडली सीट्स भी रखे हैं, तो उसमें भी उनकी काफ़ी ज़्यादा आपस में नोकझोंक देखने को मिली। जैसे कि बानिहाल में वकार रसूल ने जो है एनसी पे लांछन लगाई थी, जबकि वहाँ पे फ्रेंडली सीट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और अलायंस में है, तो आप खुद देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी आ गए, कई जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही जो है वो विन करेगा, वो वहीं पे जीत जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सियासती उन्होंने छोड़ा, अपने जो कैंडिडेट्स है उन्होंने एग्जिट किया। कांग्रेस की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, या हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जो है वोट शेयरिंग होगी, मेजॉरिटी नहीं आएगी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ना पीडीपी को, ना बीजेपी को, या जो बाकी अन्य पार्टीज है, तो किसी को मेजॉरिटी नहीं आएगी, किसी को 2 सीट आएंगी, किसी को 1 सीट आएंगी, किसी को 15 सीटें आएंगी, तो कहीं ना कहीं कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। अब आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की, 2018 में असेंबली को डिसॉल्व किया गया, क्योंकि उस वक्त पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे कोलिशन में, 2014 में जो बनी थी, तो 2018 में पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहते थे कि वो एक सरकार बना ले और बीजेपी को साइड कर ले, जबकि वहाँ से बीजेपी चाहता था कि वो यहाँ से अपनी सरकार बना ले। तो उस नोक जोक में जो यहाँ पे राइवलरी चल रही थी, पॉलिटिकल राइवलरी, उसके बाद यहाँ के गवर्नर जो कि यहाँ के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे असेंबली को डिसॉल्व किया। अगर फिर से यहाँ पे कोalition सरकारी बनी, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो सरकार काफी कमजोर रहेगी? वो सरकार ही नहीं रहेगी, मेरे हिसाब से वो सरकार ही नहीं रहेगी। पीडीपी का एक नजरिया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नजरिया रहेगा, कांग्रेस का एक नजरिया रहेगा, किसी की आपस में बात मिलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार स्टेबल नहीं रहेगी। सरकार एक हिसाब से रहेगी बिना सीमेंट की ईंट की दीवार पे, ये सरकार टिकेगी नहीं, ये हम गारंटी के साथ देते हैं। ये लोग भी कह रहे हैं कि हमें अब कोई ट्रस्ट नहीं किसी भी सरकार पे, हम अपना वोट, हमारा राइट है, हम तब जाके वोट डाल रहे हैं, लेकिन हमें चाहे कोई भी सियासतदान हो, हमें ट्रस्ट नहीं है। हाल ही में उड़ी का भी आपने माहौल देखा होगा, काफी ज्यादा निराश है उड़ी के लोग भी कि हम ट्रस्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, लेकिन आज वो वोट डाल रहे हैं कि हमें अब उम्मीद है, जो अब नए नौजवान आए हैं मैदान में वो कुछ करेंगे, लेकिन वो भी उम्मीद भी 40% है। तो जहाँ तक आपका सवाल है, कोलिशन गवर्नमेंट लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोलिया साहब। सवाल ये है, जम्मू कश्मीर में अब की बार किसकी सरकार? इस सवाल का जवाब भी हम अपने इन जर्नलिस्ट से जानेंगे। हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट है, इनसे हम ये सवाल भी जरूर पूछेंगे, लेकिन इस सवाल से पहले हम अजहर साहब से एक और सवाल जानना चाहेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी इस इलेक्शन में बैकफुट पर खेलती हुई नजर आई, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का और अपनी पार्टी का एक रुझान पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हमें देखने को मिल रहा है कि उसमें जो जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए, और किसी जगह पे अपनी पार्टी का ये भी देखने को मिला कि वो बीजेपी के साथ उन्होंने मंच जो है वो शेयर किया, तो उस वजह से आप देखेंगे कि लोगों के अंदर एक बड़ी निराशा है। और उस निराशा को देखते हुए कल भी सजाद साहब को एक क्वेश्चन आया कि आपकी वजह क्या हुई, पार्लियामेंट में इस तरीके से आपकी शिकस्त क्यों हुई, तो उन्होंने कहा शायद अल्ताफ बुखारी साहब के साथ हम जुड़ चुके थे, शायद जुड़ना नहीं चाहिए था पार्लियामेंट के दौरान। ये अल्ताफ बुखारी में मसला है या ये नहीं, ये these are not my words, I am quoting it verbatim what सजाद गनी लोन साहब said अबाउट अल्ताफ बुखारी साहब पार्टी की उनके साथ जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, शायद हम उस वक्त जीत जाते। तो समहाउ अगर आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पे अरशद साहब ने भी बात की, इन्होंने भी बात की, आर्टिकल 370 का जो मसला है, सी इट्स ए वाटरशेड मूवमेंट इन आवर हिस्ट्री। हमारी तारीख में 2019 के बाद जितना भी यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, तो उसमें आप देखेंगे 2019 एक वाटरशेड मूवमेंट है, और उसी की बुनियाद के ऊपर जितनी भी वोटिंग यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे जब वोटिंग देने के लिए निकले तो अक्सर लोगों के अंदर ये था कि हमने बीजेपी के अगेंस्ट वोट देना है, बिकॉज दे हैव एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। सो उसके अंदर जो फील है, तो जो आपका सवाल इनसे था कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे बात कर रही है दफ़ा 370 के बारे में, वो फेक है, सच है, वो क्या कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी इस इशू की है। पीपल हैव अ लॉन्गिंग डिज़ायर कि जो हमसे 2019 को रात के अंधेरे में छीना गया, वो किसी ना किसी तरीके से वापस आए। अब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये निर्भर है क्या वो सही सदाकत के साथ इसको लाने के लिए। आपको क्या लगता है, आपकी राय में नहीं, क्या है? वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, राय यही है कि इवेंचुअली देयर इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड इन देयर हैंड। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको यहाँ से जवाब दे दिया कि जो पार्लियामेंट का स्टैंड है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद रिव्यू पिटिशंस भी हो गई, वो रिव्यू पिटिशंस भी खारिज हो गई। अब उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन चल रही है, उसका भी मामला ऐसे का वैसा ही है। तो
अगर आपको दफ़ा 370 वापस लाना है तो उसी तरीके का एक्ट आपको करना पड़ेगा जिससे इसको छीना गया। दैट मीन्स यू नीड पार्लियामेंट ऑन योर साइड जो फिर से इसको जिंदा करके यहाँ पे बहाल कर सके। तो एक डिजायर होती है, दूसरा फिर आप इसको किस तरीके से लाएं वो तरीकेकार दूसरा है। अब इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन के बारे में जो आप कह रहे हैं कि कोलिशन के बारे में, तो कोलिशन बनने के दो तरीके हैं, जिसमें एक बीजेपी का, अगर आप बीजेपी के साइड से देखते हैं, बीजेपी के आंकड़े देखते हैं, अगर किसी तरीके से बीजेपी ने 30 क्रॉस कर लिया तो उससे उनको ये वजह मिल सकती है, उससे इनको ये फैसला वहाँ पे ऐसा नतीजा उनको मिल सकता है कि जिसके अंदर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ या लाइक माइंडेड जो पार्टीज़ है उनके साथ वो किसी तरीके से वहाँ पे कोलिशन बना के हुकूमत कर सकती है। और उसी तरीके से अगर आप कश्मीर डिवीज़न या कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी है, और अगर 35 से ऊपर 40 तक भी वो जा चुके हैं या 35 ही लाए तो पीडीपी का कहना कि हम हुकूमत में आके ही रहेंगे, और दूसरी साइड इसे ये भी कहना कि किसी भी कम्युनल पार्टी के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे, बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो ये एक क्लियर इशारा है कि हम इंडिया अलायंस के साथ ही जाएंगे पोस्ट जो भी रिजल्ट निकलेगा। इसी तरीके से सजाद गनी लोन साहब का भी आज तक में उन्होंने कहा कि हम किसी कम्युनल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, तो उनका भी यही कहना है कि हम अगर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बीजेपी अगर 30 के अलावा भी सीट्स लाती है तो उनके लिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी उनके साथ मिलेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी इंडिया अलायंस की बात करें तो यहाँ से एक साइड से पीडीपी तो अजहर साहब कहीं ये बात सच तो नहीं कि ये सब प्रॉक्सी है बीजेपी के जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स यहाँ पर है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को भी एवरी टॉम डिक एंड हैरी कि आपको कहीं कहे कि ये किसी तरीके से नहीं, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ पे कोalition नहीं, बीजेपी का कहना जो है उनका ही ये कहना है कि हम हुकूमत बनाएंगे और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी हम साथ लेके चलेंगे। यानी इलेक्शन के बाद जैसे रिजल्ट्स आ जाते हैं तो वो मन कैसे उनका टटोले अपनी तरफ वो बात की बात है। तो मेजरली उनका उन्हीं के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि पीडीपी उनके साथ जाने को रही, पीसी उनके साथ जाने को रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलेगी नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो उनके साथ वो तो जन्म जन्मांतर का उनका आपस में ये है। तो वहां पे वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस के पास जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है वो बहुत है, लेकिन बीजेपी के पास ऑप्शंस बहुत ही सीमित है। लेकिन अजहर साहब यहाँ पे सिर्फ कोalition का ही सवाल नहीं है, कोalition सरकार तो बनेगी, बहुत से हमने खुद भी एनालाइज किया है, आप भी बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है क्या वो टिक पाएगी? देखिए, टिकने की अगर आप बात करें तो सेंट्रल में भी आज की डेट में आपको कोलिशन गवर्नमेंट ही मिलेगी। अगर एक साइड से बीजेपी है तो दूसरे साइड से चंद्रबाबू नायडू साहब है, नीतीश कुमार है, तो कोलिशन गवर्नमेंट ही अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया अगर आप देखें तो वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही है। तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट हमेशा नहीं बनी है, या तो एनडीए सरकार हुआ करती थी जिस तरीके से आज भी एनडीए है, या यूपीए अब जिसका नाम अब इन्होंने इंडिया अलायंस कर दिया है। तो इट्स नॉट समथिंग कि अगर कोलिशन बन गई तो फिर दूसरे दिन ही वो बिगड़ जाएगी, ऐसा होने को मुमकिन नहीं है। जो जीत के जाएगा, तो जो आप अभी भी कह रहे कि जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा कि वहाँ पे एक रिफ्ट था, इन्होंने मिसाल दे दी बानीहाल की, विकार रसूल और वहाँ पे दूसरे जो कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उनके अंदर रिफ्ट था, हालांकि फ्रेंड, लेकिन जब वहाँ से साहब एक जीत के जाएगा तो ये रिफ्ट शिफ्ट सारा खत्म हो जाएगा, फिर फोकस रहेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। जम्मू कश्मीर में ये आज का इलेक्शन इतना दिलचस्प और काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक क्यों रहा? क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि कई सारी ऐसी जमातें हैं जो पहले इलेक्शन कंप्लीटली बायकॉट कर रही थी, लेकिन इस बार उन लोगों ने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, जैसे जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी का ही सवाल अरशद साहब से पूछेंगे। अरशद साहब, जमात इस्लामी ने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो आपको ऐसा लग रहा है ये जमात को बचाने के लिए ये पैंतरा आजमाया गया या सच में उनकी सोच बदल गई? देखिए, जमात इस्लामी का इलेक्शन में हिस्सा लेना ये नई बात नहीं है। 1987 से पहले भी उन्होंने हिस्सा लिया, बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली में गए, लोगों ने एतमाद दिया और बहुत बड़ा एक ग्रुप था, जिसके बाद वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर वो तब्दील हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पर माहौल देखेंगे और
जमात इस्लामिया के हवाले से अगर हम बात करें, उनकी भी बहुत बड़ी एक परेशानी रही है कश्मीर के अंदर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर हम बात करें या फिर जमात इस्लामिया के हवाले से, उनकी भी बहुत बड़ी एक परेशानी रही है। हालांकि जमात इस्लामिया का जो ग्रुप रहा है वो शुरू से ही एक मजबूत ग्रुप रहा है, अगर हम मिलिटेंसी के हवाले से बात करें, या फिर अगर हम हिज़्बुल मुजाहिदीन के हवाले से बात करें। हिज़्बुल मुजाहिदीन की सियासी तंजीम जो है वो जमात इस्लामिया रही है। हम ये कह सकते हैं कि तो जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी मेन तंजीम रह चुकी है, कार्डर बेस्ड तंजीमें दो ही है जिस तरीके से इन्होंने कहा। हिज़्बुल मुजाहिदीन फिर आप कह सकते हैं वो एक आउटफिट ऐसा बना जिसको शायद जो कहते हैं जमात इस्लामी से कुछ कहते हैं हमने उनको मानता दी, कुछ कहते हैं मानता नहीं दी। सो फर्स्ट इट वाज जमात इस्लामी, फिर हिज़्बुल मुजाहिदीन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पर अगर हम पास्ट की सिचुएशन देखें, जितने भी यहाँ पर टॉप हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर जिनको मारा गया, और वो भी उनका भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के साथ रहा है और बहुत बड़ी एक मजबूत तंजीम रही है। मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी की कुछ कमज़ोरी रही है, जैसे कि NIA के बाद अगर हम देखेंगे, NIA का छापा मारी और जमात इस्लामी के जो ऑफिस है उनको बंद करना। और आप जानते हैं, आपको याद होगा कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया, और उससे पहले अगर हम बात करें, तकरीबन 200 के करीब जो सीनियर लीडर रहे हैं जमात इस्लामी के जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको गिरफ्तार किया गया। ये बहुत बड़ी एक बात है। तो मरकज़ी सरकार को खतरा लगता था कि अगर हम आर्टिकल 370 को छेड़ेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो हो सकता है कि जमात इस्लामिया का जो कैडर है ये कुछ और न कर सकते, क्योंकि उस टाइम तो मिलिटेंसी उतना ज़्यादा नहीं थी। तो जमात इस्लामी की ओवरऑल अगर हम देखेंगे, अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, वहाँ भी माहौल चेंज हुआ है। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस जो है उनको बैन किया गया, लॉक किया गया। जमात इस्लामी का जो ऑफिस है, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी मजबूरी रही है, अदरवाइज वो हिस्सा नहीं लेते। आपको मैं बताऊं कि आपका कहना है यहाँ पर ये है कि वो खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, जो जमात अहले हदीस का ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी मतलब बहुत बड़ा एक ग्रुप है, उनका कोई एक्टिविस्ट गिरफ्तार नहीं हुआ। यही वजह है कि जमात इस्लामिया का खतरा लगता था कि क्या दूसरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस न बन सके यहाँ। तो यही वजह है कि 200 के करीब जो है सीनियर लीडरान के साथ साथ जो एक्टिविस्ट जमात इस्लामिया के रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और उनकी भी मजबूरी रही है। और वो खुद बोलते हैं कि 1987 में हमने हिस्सा लिया, उससे पहले भी असेंबली में गए वो लोग, जैसे कि मरहूम सईद अली शाह गिलानी साहब की बात करें, प्रोफेसर अब्दुल गनी लोन साहब की बात करें, या बाकी लीडरान। तो ये नई बात नहीं है। अब ये है कि आर्टिकल 370 के बाद जो यहाँ पर माहौल पनप गया, ये पहली बार हुआ है। आपने देखा कि 2008-2010 के दौरान इतनी यहाँ पर तबाही हुई है, और उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग पीछे नहीं हटे, स्टून पेल्टर जो थे वो पीछे नहीं हटे। आपको लगा तो आप ऐसा बोल रहे हैं जो भी यहाँ पे चेंजेस आ रही है, इसका क्रेडिट हमें आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीजें ठीक हुई यहाँ। आप मुझे एक चीज बताइए, हाई प्रोफाइल टेरर फंडिंग केस के अंदर इंजीनियर रशीद बंद था। न सिर्फ इंजीनियर रशीद बंद था, 12-15 लोग उसके अंदर बंद थे उस केस के अंदर। नो डाउट, मैं कोर्ट को सलाम करता हूं, कोर्ट ने रिहा किया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, पॉलिसी भी होती है। मरकजी सरकार की पॉलिसी के बगैर कोई पता नहीं हिल सकता है। आप मुझे बताइए, ज़हूर वटाली, मसरत आलम, नईम अहमद खान, शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक, ये एक ही चार्जशीट है। क्यों इंजीनियर रशीद को रिहा किया गया? और उसके बाद आप देखो, ये उन लोगों को बोलते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, खानदानी सियासत। क्या उसने वो 80 हजार रुपए तनख्वाह लेता था उसका भाई, उसको भी इसमें धकेल दिया? ये सिर्फ सियासत करते हैं, लोगों की बात कोई नहीं करता है। अब लोग समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि जो नॉर्थ कश्मीर में वोट पड़ा है वो इमोशनल वोट पड़ा है। क्या इंजीनियर रशीद ने किसी जगह किसी नौजवान की नौकरी के लिए बात किया है? क्या इंजीनियर रशीद ने उस PSA बंदे को सपोर्ट किया है जिसकी मां यहां पर भीख मांग के वहां पर जाती है, बस किराया उसके जेब में नहीं होती है?
तो मुझे एक चीज बताइए कि सजाद लोन साहब ने भी ये उसने सच कहा, उसने सच कहा कि 15 दिन पहले बात हुई है इसके साथ, जेल के अंदर मामला फिट किया गया। और उसके उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि उन लोगों को क्यों नहीं रिहा किया गया, आप मुझे बताइए। अपने इंजीनियर रशीद साहब की मैं बात आपको की, यहाँ पे बताऊंगा कई कि अगर पॉलिटिकल शबीर अहमद शाह को रिहा करते ये लोग, इससे डबल सपोर्ट मिलता उसको, लोग निकलते। आपको याद होगा चार शरीफ जब मैसेकर हुआ, पूरा यहाँ पर बंद हुआ सब, जितने लोग उसके साथ उस टाइम थे, क्या लोग उसको सपोर्ट नहीं करते? ये यहाँ पर सिर्फ खाली इंजीनियर रशीद है। आप उस बच्चे की हालत देखो जो पीएसए के अंदर कुठवा जेल, उधमपुर जेल में बंद है, और उसका बाप यहाँ पर भीख मांग रहा है। क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने क्या किया? हमें क्या है आर्टिकल 370 को लेकर क्या करना है? हमें और 70 साल यहाँ पर तबाही करनी है। ठीक है, अब पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें वो एक अलग चीज है, लोगों के मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें वो एक अलग चीज है। आप देखिए कि 2 लाख के करीब यहाँ पर बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे जो है उनकी नौकरी नहीं है। आप देखिए कि अब 10 साल गुजर गई, अब लोगों को यही उम्मीद है कि हमारे मसलों पर बात होगी, हम किसी नुमाइंदे, अच्छे नुमाइंदे को असेंबली में भेजे तो उसकी माँ, उसका बाप जो है वो उसके पास जाए, इसका मसला ये है, ये है, ये है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है। 370 मैं समझता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट मैं समझती हूँ, ये पॉलिटिकल लड़ाई है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमें और 30 साल चाहिए इसको लड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ के नौजवानों की हालत देखो, ड्रग में मुब्तला। जब किसी को नौकरी नहीं बनी तो या तो वो छलांग लगाता है पानी में, या तो वो ड्रग का कारोबार करता है। हम सिर्फ बोलते हैं ड्रग यहाँ पर है, वो है, ये है। जितनी तबाही यहाँ पर बंदूक ने की, उतनी तबाही किसी ने नहीं यहाँ पर की। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। 2014 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा कम रहा था, या जो 2014 से पहले भी अगर इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस मुनक्किद किए गए, वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा कम रहता था, लोग बाइकआउट करते थे इलेक्शंस को। लेकिन आज के असेंबली इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड तोड़ रहा, काफ़ी ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहा। 60 से 70% तक ये वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। लेकिन श्रीनगर की अगर बात करेंगे, वहां पे ये वोटर टर्नआउट आज भी कम रहा। इसके पीछे फैज साहब क्या वजह है? बेसिकली इससे पहले कि मैं आपका इस सवाल का जवाब दूं, मैं अपने दोस्त के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं यहाँ पर रिगार्डिंग आर्टिकल 370 अगेन। जो आर्टिकल 370 है वो हमारे को महाराज ने दिया है, वो किसी हुर्रियत के लिए नहीं बनाया गया था। तो ये जो बात है कि ये हुर्रियत का ही सर थाम दो, नहीं, ये गलत बात है। ये महाराजा ने दिया था और द होल पॉपुलेशन ऑफ J&K, जिसमें सारे सेक्ट्स थे, सारे रिलीजन्स थे, सबके लिए था। ये हम सब की बहबूदी के लिए था, ये किसी एक पर्टिकुलर हुर्रियत के लिए नहीं था। सो आई बैक टू डिफर देयर। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट श्रीनगर में वोटर टर्नआउट क्यों कम है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ कश्मीर। उसकी बात यह है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन इज लेस एज कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन इज ऑब्वियसली वेरी हाई, तो वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो बड़ी है, वहां पर वोटर ज्यादा है, यहाँ पर वोटर कम है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द वोटर जो हमारे लाल चौक वगैरह के हैं, दे डोंट यूजुअली एक्सरसाइज देयर वोट्स। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये भी है कि फॉर एग्जांपल हम एक स्मार्ट सिटी की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लाल चौक की, लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की, पीपल विल वोट और नॉट वोट, दे विल स्टिल मेक ए स्मार्ट सिटी आउट ऑफ इट। बट द थिंग इन रूरल एरियाज इज कि वहां पर उनको मांगना पड़ेगा, मुझे ड्रेन दे दो, मुझे पुल दे दो, मुझे ये दे दो। बट यहाँ पर दे हैव टू डू इट, इट इज देयर ड्यूटी, इट इज द फेस ऑफ श्रीनगर, इट इज द फेस ऑफ इंडिया, इट इज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए हमारे को करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट जस्टिफाइंग कि वोटर आउट क्यों कम है, बट वी टेक इट वेरी फॉर ग्रांटेड। वोट देंगे नहीं देंगे दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट हाँ, एज एन इंडिविजुअल वी हैव टू वोट, वी शुड वोट, और दैट्स अबाउट इट। एंड रिगार्डिंग अजहर साहब की रिवायती जो पॉलिटिकल पार्टीज है, दे विल गेन again, I again beg to differ there. This time it will be the individuals, the independents that will be the game changers. उनकी बात चलेगी, उनका सब कुछ चलेगा। जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज है, जो ये उन्होंने ठेका ले रखा था कि भाई हमारे पास इतना आएगा ही आएगा, they keep on assuming things, that is not correct. They cannot live in that dilemma anymore. So this time it is the independents, the young independents, चाहे वो पार्टीज के हैं या इंडिपेंडेंट्स है, the young individuals will be followed और उनको ही वोट मिलेगा। That's it. बहुत बहुत शुक्रिया फैज साहब। आज के हमारे जर्नलिस्ट से हम ये सवाल भी पूछेंगे ECI के बारे में। अभी सोलिया साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है ECI ने बेहतर इंतजामात आज के इलेक्शंस में रखे थे? हर तरफ से ये इलेक्शन पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुआ?
ईसीआई ने हमेशा से यहाँ पे इंतजाम रखे थे, चाहे 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या उससे पहले के इलेक्शन की बात करें, हमेशा से उन्होंने इंतजाम रखे। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमेशा से इंतजाम रखे। हमारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स है, उन्होंने भी यहाँ पे एक अच्छा रोल निभाया है ईसीआई के साथ साथ यहाँ पे इलेक्शन मुनक्किद करने में। साथ ही साथ ईसीआई ने कुछ पिंक पोलिंग बूथ्स वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा औरतें या जो हमारी बहनें हैं वो पोलिंग बूथ पे नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ पे मर्द हजरात भी होते थे। तो उसकी वजह से यहाँ पे पिंक पोलिंग बूथ रखा, जो जहाँ पे उनको सेफ फील हुआ। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। और हाल ही में आपने देखा होगा ईदगाह में भी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक पोलिंग बूथ लगाया था, ग्रीन पोलिंग बूथ लगाया था, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वहाँ पे फ्लावर्स लगाए थे। तो काफ़ी अच्छे इंतजाम रखे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐड किया था, मैंने हाल ही में त्राल में देखा, जब मैं त्राल में कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि पोलिंग बूथ तक नहीं आ पा रहे थे। तो उनके लिए वो वहाँ पे ईसीआई अपनी गाड़ी में, अपने वैन्स में उनके घर तक गए, उनके अंदर गए, वहाँ पे उन्होंने उनके वोट्स कलेक्ट किए। हाल ही में आपने देखा होगा मोती मौला डल के इलाके में, जो अभी भी कट ऑफ हो चुका है शहर नगर से, एक हिसाब से कट ऑफ ही बोलेंगे उसको, क्योंकि ना रोड्स है, ना बिजली है, ना कुछ है। तो वहाँ पर भी ईसीआई के जो मेंबर्स है या उनके जो एम्प्लॉयज है वहाँ गए थे वोट्स कलेक्ट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत की थी। और साथ ही साथ पोलिंग बूथ पे हमने एक और चीज़ देखा, व्हील चेयर्स की सहूलियत। व्हील चेयर्स रखे थे गेट से लेकर अंदर पोलिंग बूथ तक। तो जो भी वहाँ पे लाचार था या जो भी डिसेबल था, उनके लिए व्हील चेयर्स रखा था। तो काफ़ी अच्छे इंतजाम रखे थे और लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सपोर्ट दिया ईसीआई को। बहुत बहुत शुक्रिया। 2000 मैं फिर से ये बात बताऊंगा, 2014 से पहले जब असेंबली इलेक्शंस यहाँ पे हुए थे, या 2014 में जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा कम रहता था। लेकिन आज के इलेक्शंस में हमने देखा वोटर टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रहा। तो इसका और अगर हम देखें पिछले 10 सालों से बीजेपी का रोल जम्मू कश्मीर में रहा है, तो इसका डायरेक्ट क्रेडिट आप बीजेपी को देंगे, या हमने कई जगहों पे ऐसा सुना कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर से निकालने के लिए लोग घरों से बाहर निकले वोट डालने के लिए? देखिए, इसका मैं इनडायरेक्ट क्रेडिट जो है बीजेपी को दूंगा। डायरेक्ट क्रेडिट उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि डायरेक्टली अगर क्रेडिट देना होता लोगों को तो लोग बीजेपी को वोट डालते, एबीसी को नहीं डालते। तो उनको इनडायरेक्ट क्रेडिट दिया जाता है कि लोगों को किसी हद तक उन्होंने झंझोड़ दिया और ये बात उनके दिमाग के अंदर, उनके जहनों के अंदर अक्स कर दी कि आपका वोट कितना अहम है। अगर आपको हमसे खतरा है, हमें दूर रखना है, तो वोट के लिए आपको बाहर जाने लगेगा। उससे पहले जो फहद साहब ने यहाँ पे बात की, तो आई वुड लाइक टू डिफर विद हिम एंड वेरी वेहमेंटली आई वुड लाइक टू डिफर विद हिम कि जो कन्वेंशनल उन्होंने कहा, तो कन्वेंशनल ये जो नई एक टर्मिनोलॉजी 2014 के बाद ही यहाँ पे कॉइन हुई है, जिसको कहते हैं रिवायती या ख़ानदानी राज। तो जहाँ भी आप कहीं पे जाएं यहाँ से, तो जितनी भी दुकानें आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट का डेट होता है। वो कोई कहता है सिंस 1935, सिंस 1960s। और जितनी दुकान पुरानी होती है उसको आप अपनी जगह समझते हैं कि यहाँ पे फाइन क्वालिटी मिलती है, क्योंकि ये इस चीज़ के साथ सदियों से, ज़मानों से, दिहाइयों से लगे हुए हैं। लेकिन यही अगर कोई सियासतदान या कोई सियासी ख़ानदान सियासत के साथ लगा हो, उसको बड़ा टैबू बना दिया जाता है आज की डेट में। फिर जाके आप वही चीज़ रिपीट कर दो, जिस तरीके से हमारे सीनियर सहाफ़ी जो है अरशद साहब ने यहाँ पे कह दिया कि इंजीनियर रशीद साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि रिवायती सियासतदान। फिर उनका बेटा भी सामने आ गया जिसने ये भी कहा था कि मैं जी सिर्फ अपने बाबा को जेल से निकालने के लिए यहाँ पे उतरा हूँ। आप देखेंगे कि जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे तो मैं अपनी स्टडीज़ को, तो स्टडीज़ देखिए आप चल रही है। इसी तरीके से उनके जो भाई है, तो उन्होंने कहा कि हम जी ख़ानदानी, उन्होंने नई टर्म निकाली, हम जी ख़ानदानी खिदमतगार है, ख़ानदानी सियासतदार नहीं है। सो जो भी आप देखें, तो जब हम करें तो उसको, उसकी आपकी वाहवाही होती है, तो अगर कोई दूसरा करे तो उसके लिए आप जजमेंटल बन जाते हो। तो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये मामला है कि अगर बड़े शद्दोमत के साथ लोग यहाँ पे निकले हैं और लोगों ने वोट दिया है, वो वोट इसीलिए दिया है क्योंकि एक जो हॉलो यहाँ पे क्रिएट हुआ था, और बीजेपी की वजह से जितना भी यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से लोग राज़ी नहीं थे, निराश है। और इनडायरेक्ट क्रेडिट इसीलिए बीजेपी को जाता है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि अगर बीजेपी को ही हमें हटाना है, वोट से ही हटाना पड़ेगा। वोट इज द पावर इन आवर हैंड्स। सो उसी वजह से आप देखेंगे जो रिजल्ट्स परसों आएंगे, इंडिया अलायंस, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बड़े शद्दोमत के साथ आगे बढ़कर हुकूमत बनाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो तहज्जुद गुजार हो, नमाज़ें पढ़ते हो,
ज़कात देते हो, तो लोग उनके ऊपर भरोसा आज की डेट में नहीं कर सकते, क्योंकि 2019 के बाद ये ऐसा मौका मिला है जहां पे जितने भी हमारे लोग हैं वो उन्हीं के ऊपर एतमाद पसंद करना करेंगे जिनको वो जानते और मानते हैं। तो कोई कितना भी परहेजगुजार आ जाए, उनको कोई भी वादा कर दे, वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो वी शुड स्टॉप क्रिमिनलाइजिंग एंड डेमोनाइजिंग दिस, कि कोई कन्वेंशनल ये टर्म जो है कुछ मीडिया पे आ गया है, गोदी मीडिया पे आ गया, तो उसको हम कॉइन करते रहते हैं। सो इट्स नॉट फेयर, आई थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। नाज़रीन, अब हम अपने सीनियर सहाफ़ियों का ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे, आपको भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। तो जिस वजह से हमने ये डिबेट आज मुनक्किद किया था, अब वही सवाल हम अपने इन सहाफ़ियों से पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में अब की बार किसकी सरकार। तो सोलिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपको क्या लगता है आज के इलेक्शन में किसकी जीत होगी? जहाँ तक मैंने इलेक्शन कैंपेनिंग की, जहाँ तक मैंने लोगों से बात की, तो आधे एनसी की तरफ जा रहे हैं, आधे पीडीपी की तरफ जा रहे हैं, आधे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग परेशान है, लोग कंफ्यूज है कि किसको लाए सियासत में। बीजेपी ने 2019 में, काफी लोग बोले 2019 में एप्लीकेशन 370 किया, हमारा एक हिसाब से बोला हमारे कपड़े उतारे। तो ये वो आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं एनसी ने 70 साल से हम पे वो गुंडा राज किया, आगे बोल रहे कि पीडीपी ने बीजेपी को यहाँ लाया। तो काफी कह रहे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपने बाप का नहीं देखा तो हमें क्या देखेंगे, जो सजाद गनी लोन साहब जो थे उनको नहीं देखा तो हमें क्या देखेंंगे। उन्होंने सियासत में, उनके पापा यहाँ पे कि जो वालिद थे कश्मीर के लिए यहाँ पे शहीद हो गए थे, तो बोल रहे तो जब इन्होंने अपने वालिद का नहीं देखा हमारा क्या देखेंगे। इसी बीच यहाँ पे अगर देखेंगे जनता दल यूनाइटेड है या बाकी पैंथर्स पार्टी है, नए नए जो सियासतदान आ रहे हैं, तो लोग अभी इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जो इंडिपेंडेंट्स आए हैं वो नौजवान है, उनकी थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं मेल जोल है थोड़ा लोगों के साथ, तो लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि इतना मुकाबला मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी दावे से बोल रहा है, वो 56 इंच का सीना तान के बोल रहे हैं कि बहुमत सरकार आएगी हमारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बोल रहे कि हमारी बहुमत से सरकार आएगी। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि बहुमत सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि वो वहां से दावे कर रहे हैं, यहाँ से दावे कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जो नजरिया, लोगों का जो उंगलियां बैलेट्स पे चले वो कुछ और बयान कर रहा है। अब 8 तारीख को पता ही चलेगा कौन इलेक्शन का ये कौन जीतेगा। लेकिन चांसेस जहां तक मेरे को लग रहे चांसेस कोalition के आ जाएंगे, पीडीपी, एनसी और इंडिया ब्लॉक। एक हिसाब से इंडिया ब्लॉक ही कहेंगे इसको। इंडिया ब्लॉक में तो काफी पार्टीज भी है, क्या बोलते समाजवादी पार्टी भी उसमें आती है। समाजवादी पार्टी तो इनके साथ कोalition अभी फिलहाल नहीं कर रही है। अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उसमें और भी पार्टीज है, पैंथर्स पार्टी भी है। तो आप एक हिसाब से इंडिया ब्लॉक नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से पीडीपी ने सपोर्ट दिया है कि हम आपके साथ में है अगर आपको सरकार बनानी है। अगर आप इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो इसमें काफी दलों को जो है आपस में जुड़ना है, तो फिर आप तो कोalition की बात ही ना करिए, फिर तो कुछ और ही बन जाएगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैज साहब, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये लोगों की सरकार होगी, ये डेमोक्रेसी की सरकार होगी, और जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं उनका डेफिनेटली उन्हीं की सरकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर साहब, आप कई सारे पोलिंग स्टेशन पर खुद गए, हम आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं, फॉलो करते भी रहेंगे। तो हमने आपको हर पोलिंग स्टेशन पे देखा, तो आपने भी खुद देखा होगा कि लोगों का रुझान किस जमात की तरफ ज़्यादा है। जैसे कि फाद साहब ने बोला कि ये लोगों की सरकार होनी चाहिए, और लगता है कि जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उस तरह से हमें लगता है कि अंदेशा ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी काफ़ी हद तक जीत हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कोalition गवर्नमेंट तो आ जाएगी किसी न किसी सूरत में। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जिस तरह से लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जमात इस्लामिया, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर अगर हम देखेंगे, इसमें मेजर पार्टिसिपेशन किया है। और इसके साथ साथ हमें लगता है कि जब कल रिज़ल्ट होगा 8 तारीख को, और उसके बाद भी पता नहीं चलेगा कि कौन किसका साथ दे सकता है। मैं आपको बताऊंगा, इंजीनियर रशीद इस वक्त बात करता है, हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ गठजोड़ करेगा। ये बड़ी बात नहीं है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो अभी बोल भी रही है वो बीजेपी के प्रॉक्सी। बिल्कुल, ये कोई नया मसला नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरे में कदम रखना, पॉलिसी भी चेंज करनी है, उनका अलग एक मौक़िफ़ है, इनका अलग एक मौक़िफ़ है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये बड़ी बात नहीं है। इंजीनियर रशीद भी बीजेपी ज्वाइन कर सकता है अगर उसको इक़्तिदार में आना है।
लोगों की बात करनी है तो उसके आगे अगर बीजेपी को भी उसको झुकना पड़ेगा, उसको झुकना ही है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ी एक आश है, एक बहुत बड़ी उम्मीद है क्योंकि उन्होंने इसी बात को समझकर वोट डाला कि हमारे मसले हैं, मसाइल है, चाहे वो पॉलिटिकल तरीके से है, चाहे वो लोकल मसाइल है, तो उसके आगे अगर इंजीनियर रशीद को सरेंडर भी करना पड़ेगा ना, वो पीछा नहीं हटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजहर साहब, आपसे भी यही सवाल जानेंगे, जम्मू कश्मीर में अब की बार किसकी सरकार? देखिए, कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शंस। पीडीपी ने जब यहाँ पे हुकूमत बनाई तो हुकूमत बनाने से पहले, इलेक्शन से पहले, वो यही कह रहे थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ ही प्रचार करके उन्होंने वोट हासिल किया, लेकिन बाद में जाके उन्होंने बीजेपी के साथ ही हुकूमत बनाई। तो इसमें कोई आप दो राय नहीं रख सकते कि कुछ भी पॉसिबल है। कोई भी एक आपको जिग्सा पजल सा लगेगा, कोई भी शक्ल सूरत आपको 8 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक दो प्रोबेबिलिटीज, इससे पहले भी मैंने बताई कि बीजेपी अगर उनके पास मैजिक नंबर्स बनाने के लिए कम ही सीट्स लगी तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको वो किसी तरीके से रोप इन करके हुकूमत बना सकते हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ से इंडिया ब्लॉक के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मैजिक नंबर्स ऐसे बनाए कि उसमें कुछ ही अब सीट्स की उनको कमी हो, तो उसके लिए रेडिली उनको अवेलेबल है पीडीपी भी, और रेडिली उनको अवेलेबल है पीसीपी, और बाकी कैंडिडेट्स भी उनको से जाने चाहेंगे जो अपने साथ बीजेपी का नाम जोड़ना नहीं चाहेंगे। तो यही बात है कि बीजेपी के लिए जो ऑप्शंस है बड़े स्केयर है, लेकिन जो इंडिया अलायंस है उनके लिए ऑप्शन बड़े खुले हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। तो ये हमारे साथ वादी के सीनियर जर्नलिस्ट थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मकामी और कौमी खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।